नमस्कार, स्वागत है आपका सेंटा मैप पे। मैं हूं कपिल शर्मा और ये लेसन हमारा पार्ट 2 है मौर्य साम्राज्य का। अभी तक हम मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के बारे में विधिवत रूप से समझ चुके हैं। अब हम महान अशोक के बारे में इस लेसन में प्रारंभ करेंगे जानना। तो चलिए शुरू करते हैं लेसन को। हाँ, पिछले लेसन में अगर आपको कोई भी किसी भी प्रकार के डाउट हो, ठीक है, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछिएगा, ठीक है। कमेंट करा करिएगा आप लोग और उस कमेंट में हम आपको खुद आंसर देंगे। मैं प्रॉपर कमेंट चेक करता हूं आप लोगों के, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अशोक के बारे में। ये सारी स्लाइडें हम समझ चुके थे तो उन स्लाइडों को सीधे मैं जंप कर रहा हूं। लास्ट में आपने पढ़ा था किस तरह से बिंदुसार ने सीरिया के राजा से क्या मंगाया था। 3 चीजें मंगाई थी, सूखी अंजीर, अंगूरी मदरा और एक दार्शनिक, जिसमें दार्शनिक को देने से मना कर दिया था और सूखी अंजीर और मदिरा पहुंचा दी थी। बाद में ये डायनोसिस नाम के राजदूत को भेजते हैं जो कि एक दार्शनिक होते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लेसन को शुरू करते हैं। जल्दी से ब्रीफ में हम जान लेते हैं। महान अशोक, सम्राट अशोक, इन विभिन्न नामों से आप अभी तक के अपनी पढ़ाई में इनको जानते हैं, पढ़ते आए हैं। इनके बारे में सबसे पहली बात कर लेते हैं विवाद पे। तो इनके ऊपर एक विवाद लगता है कि इन्होंने अपने 99 भाइयों को मौत के घाट उतार दिया और फिर गद्दी पे जाके बैठे। ये आपको थोड़ा थोड़ा सा याद आ रहा होगा कि बिंदुसार के समय में तक्षशिला में कुछ ऐसी घटनाएं घटी, 2 विद्रोह हुए थे, जिसमें एक विद्रोह में अशोक जाके उस विद्रोह को शांत किए थे, ठीक है, आपको याद होगा। तो अशोक क्या थे? अशोक पहले उज्जैनी के राज्यपाल थे बिंदुसार के समय पे, ठीक है। अशोक का बिंदुसार के पुत्र हैं अशोक। अब ये बात कहाँ से आ गई है कि ये 99 भाइयों का इन्होंने हत्या की? एक्चुअली में सिंगली अनुश्रुति है, ठीक है। सिंगली अनुश्रुति है। सिंगली एक अनुश्रुति एक लिटरेचर है जिसमें बताया गया है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी थी और हत्या कर फिर ये इन्होंने सिंहासन प्राप्त किया था। इसी प्रकार महाबोधि वंश है, ठीक है। और तारानाथ आधुनिक इतिहासकार हुए। इन्होंने भी इतिहास का जब रिसर्च की इतिहास पर, और इन्होंने भी समझ बनाई कि अशोक ने वाकई में अपने 99 भाइयों की हत्या करके, वध करके सत्ता प्राप्त की थी। तो वहां से हमें ये बात क्लियर हो रही है कि हाँ, ऐसा वास्तविक से, ठीक है। और अगर अशोक की बात करें, जो जिस वजह से अशोक को हम पढ़ते हैं और जिस वजह से अशोक को हम महान अशोक कह रहे हैं, इन बातों को हम समझते हैं। देखिए, अशोक ने बहुत साम्राज्य, अशोक जब बिंदुसार से सत्ता प्राप्त करते हैं, राजा बनते हैं, तो अपना क्षेत्र का विस्तार करते हैं प्रमुख रूप से, ठीक है। जब क्षेत्र का विस्तार करते हैं, विस्तार के क्रम में एक युद्ध होगा, कलिंग का युद्ध। कलिंग के युद्ध में इतने सारे लोगों की मृत्यु होगी अशोक के पक्ष से भी, और कलिंग के क्षेत्र के लोग भी बहुत बड़ी मात्रा में मारे जाते हैं। तो वहां पे अशोक का हृदय परिवर्तन होता है। अशोक का हृदय परिवर्तन होता है और अशोक उस दिन से युद्ध त्याग देते हैं, कलिंग के युद्ध के बाद से, और धम्म की नीति अपनाते हैं। धम्म की नीति इन द सेंस हो गया नैतिक गुणों की नीति, और उस अपने नैतिक विचारों के लिए बहुत सारे लेख, शिलालेख, अभिलेखों को छपवाते हैं पत्थरों पर और अपने क्षेत्र में उनका प्रचार करते हैं। साथ में अपने राज्य के जितने भी इनके राजा होंगे, ठीक है, राज्यपाल उस समय बोलते थे, उन राजाओं से भी कहेंगे कि महीने में आप एक बार भ्रमण करके आए, ठीक है। यहाँ पे आप पढ़ेंगे किताबों में वर्ष में, लेकिन एक्चुअल में जो मैं कहानी रूपी बता रहा हूँ कि महीने में आप अपने क्षेत्र में घूमें और ये समझें क्या शासन जो है वो नैतिक रूप से चल रहा है कि नहीं, और महीने में घूमे और वर्ष में एक बार उसकी प्रामाणिकता का भी जांच करें। तो ये अशोक की बातें हैं। इनके कौन कौन से प्रमुख अभिलेख हैं, क्या है, कैसा है, इन सब बातों के बारे में हम एक एक करके अब चर्चा करते हैं। तो अशोक 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक शासन इन्होंने किया है, ठीक है। इनके पुत्र हैं, इनके पुत्र अभी आगे आप पढ़ेंगे दशरथ तीवर के बारे में, ठीक है।
संघमित्रा इनकी पुत्री होंगी, जो कि बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए भारत से बाहर जाएंगी। ठीक है, तो चलिए अभी हम पढ़ते हैं। अशोक बिंदुसार के पुत्र हैं। अशोक का राज्याभिषेक, वास्तविक राज्याभिषेक जो है वो 269 ईसा पूर्व में हुआ। इससे पहले ये उज्जैन के राज्यपाल थे। सिंघली अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने 99 भाइयों की हत्या कर सिंहासन प्राप्त किया। महामोदी वंश और तारानाथ के अनुसार सत्ता प्राप्ति के बाद गृह युद्ध में अपने भाइयों का वध करके अशोक ने साम्राज्य प्राप्त किया था, जैसे कि मैंने अभी आपको कहानी में बताया। अशोक के जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं पत्थर के, हमें उसमें एक हमें अशोक के लिए टाइटल मिलता है देवान प्रिय, प्रियदसी मतलब देवों का प्यारा। अशोक के लिए कहा जाता था अशोक जो है वो देवों के प्यारे हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा देवान प्रिय की उपाधि किसके लिए मिलती है, तो ये अशोक के लिए। ठीक है, पहली बात आपको याद रखना है। ठीक है, मैं +1 करके चल रहा हूं, जो बातें आपको याद रखनी है। अशोक की बात करते हैं कि अशोक का अशोक नाम हमें इसकी प्रमाणिकता कहाँ से मिलती है। अशोक के मास्की अभिलेख, गुर्जरा अभिलेख, नेट्टूर अभिलेख और उदयगोलम अभिलेख में अशोक नाम वर्णित है कि यहाँ का राजा जो है वो अशोक है। ठीक है, अशोक नाम कहाँ से आया, इन अभिलेखों से हमें प्राप्त हुआ कि भैया जो वर्तमान में राजा थे उनका नाम अशोक था, जबकि पुराणों में इनको अशोक वर्धन कहा गया है। ठीक है, वहीं बौद्ध धर्म के दीप वंश में इनका नाम करमोली कहा गया। क्या कहा गया है आप समझिएगा। मास्की, गुर्जरा, नेट्टूर और उदयगोलम अभिलेख जो है वो बताते हैं कि जो वर्तमान में राजा था उसका नाम था अशोक। ठीक है, वहीं वैदिक धर्म से संबंधित पुराणों में इनका नाम का उल्लेख किया है अशोक वर्धन। ठीक है, वहीं करमोली में इनका मतलब माफ कीजिएगा, दीप वंश में इनका नाम उल्लेखित किया है करमोली। ठीक है, अब बात करें अशोक के राज्याभिषेक से संबंधित एक अभिलेख है जिसको मास्की का अभिलेख कहते हैं। ठीक है, उसमें अशोक ने स्वयं को बुद्ध कहा था। कई जगह मतभेद है कि अशोक बुद्ध थे, बौद्ध धर्म को मानने वाले थे कि हिंदू धर्म को मानने। ठीक है, तो राज्याभिषेक के समय मास्की का छोटा अभिलेख होंगे 3 प्रकार के। ठीक है, शिलालेख, लघुलेख, ठीक है, और अभिलेख। इनके बारे में अभी हम जानकारी देंगे आपको। अभी ब्रीफ में जानकारी ले लीजिएगा कि जब राज्याभिषेक हो रहा था अशोक का, ठीक है, उस टाइम पे अशोक ने अपने आप को बुद्ध शाक्य कहा था। ठीक है, इसका प्रमाण कहाँ मिल रहा है, हमें इसका प्रमाण मिल रहा है मास्की के लघु शिलालेख। ठीक है, तो अशोक बुद्ध थे, अशोक हिंदू धर्म को अपनाते थे, यहीं से ये बात क्लियर हो जाती। ठीक है, आप याद रखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है, जो मैंने अभी आपको +1 कहा था, अब मैं आपको +2 के लेके चल रहा हूं, मतलब 2 बातें आपको याद रखनी। अशोक के जो शिलालेख हैं उनकी भाषा को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, तो डिसाइफर किसने किया था अशोक की रिटन, अशोक के काल की लैंग्वेज को, तो ये जेम्स प्रिंसेप थे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना ही रखना है। ठीक है, अशोक के स्तंभ का पता किसने लगाया था, तो अशोक के स्तंभ का पता लगाया था टिफेथ हेलर ने। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जेम्स प्रिंसेप बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपको याद रखने ही रखने हैं जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, आईएएस की परीक्षा में, पीसीएस की परीक्षा में, एसएससी में, कोई भी बड़ा एग्जाम भारत का शायद ही बचा हो, ठीक है, जिसमें जेम्स प्रिंसेप के बारे में नहीं पूछा। 2017 में यूपीएससी की आईएएस की परीक्षा में सीधे सीधे पूछा गया था कि अशोक के अभिलेखों को डिसाइफर किस, ठीक है, तो अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, एसएससी, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, ये सभी एग्जाम, मोस्टली एग्जामों में ये बात पूछी जा चुकी। आप टिफेथ हेलर को भी पढ़ याद रख लीजिएगा कि 1750 में टिफेथ हेलर ने सबसे पहले दिल्ली में अशोक के स्तंभ का पता लगाया। अब बात करें अशोक का, मैंने अभी आपको शुरुआत में बोला कि अशोक ने बिंदुसार से जब सत्ता प्राप्त की, ठीक है, सत्ता में जब अपने 100 भाइयों का वध करके
ये सत्ता में आए तो इन्होंने भी सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की तरह शासन को अपने किस तरह से रखा, शासन को इन्होंने अपने विस्तारवादी नीति अपनाई थी इन्होंने, और साम्राज्य जो था मगध साम्राज्य उस समय बहुत विशाल हो चुका था। अगर बात करें कि उत्तर पश्चिम सीमा में वर्तमान में, अगर जिसको अफगानिस्तान कहते हैं, ठीक है, अफगानिस्तान से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक और पश्चिम में काठियावाड़ गुजरात से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक अशोक का क्षेत्र था, या कह सकते हैं अशोक का साम्राज्य था। ठीक? कुछ मंदिर हैं जैसे अशोकेश्वर मंदिर, ठीक है, पता चलता है कि कल्हड़ की रजत रंगनी है, अब ये आप पढ़ चुके हैं। प्रमुख, जब मैं पिछले लेसन में मैंने बताया था, प्रमुख स्रोत हैं जो हमें अशोक के शासनकाल के बारे में जानकारी दे रहे हैं। उन स्रोतों में से कल्हड़ के द्वारा रजत रंगनी भी थी। उसमें मालूम चलता है कि अशोक, ऐसा नहीं है कि बौद्ध धर्म को अपनाया अशोक ने तो और सभी धर्मों पे इन्होंने ध्यान देना बंद कर दिया, ऐसा भी नहीं है। अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया, ठीक है, लेकिन अन्य धर्मों पर भी सहिष्णु रहे। अशोक ने अशोक विहार, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा भी था अशोकेश्वर नामक, मैं अशोक विहार कह रहा हूँ, अशोकेश्वर नामक मंदिर की स्थापना कराई। कश्मीर में श्रीनगर तथा नेपाल में देवपत्तन में भी इन्होंने मंदिर का निर्माण कराया, नगर बसाया। तो आप कह सकते हैं कि अशोक बौद्ध धर्म होने के साथ साथ अन्य विभिन्न धर्मों के प्रति भी सहिष्णु थे, ठीक है, तो याद रखिए। अशोक बार ऑफ कलिंगा, इसके बारे में मैं आपको वैसे ब्रीफ में बता चुका हूँ, जल्दी से एक बार फिर से जान लेते हैं। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के, एक बार लिटरेट कर लेते हैं पीपीटी को, ठीक है, 8वें वर्ष में लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। अशोक के 13वें अभिलेख, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है जो कि कलिंग के युद्ध के बारे में बात कर रहा है। अभी हम 13वें अभिलेख के बारे में, और क्या अभिलेख, जितने भी इनके अभिलेख हैं सभी अभिलेखों के बारे में आपसे विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। अभी आप इतनी सी याद रख लीजिएगा बात कि 13वें अभिलेख में अशोक के कलिंग युद्ध के बारे में वर्णन है, और कलिंग युद्ध का परिणाम क्या हुआ वो आप सभी को पता ही है। नरसंहार हुआ, उससे विचलित होकर अशोक ने युद्ध की नीति अपना दी, छोड़ दी और धार्मिक जीवन पे परिवर्तन, धर्म की स्थापना, ठीक है। तो अब अशोक के हम धार्मिक जीवन पे चर्चा करेंगे, अशोक के धम्म के बारे में बात करेंगे, अशोक के अभिलेखों के बारे में बात, ठीक है, शिलालेखों के बारे में बात करेंगे, इन सभी चीजों पे हम बात करेंगे अब, ठीक है। चलिए तो शुरुआत करते हैं अशोक के धर्म को लेकर। आप समझ ही चुके होंगे, अभी तक आपने पढ़ा है कि बहुत सारी बातें हैं जो बताती हैं कि अशोक जो है शुरुआत में ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था, और बाद में कब, जब अशोक का राज्याभिषेक हो रहा है उस समय कौन है, शाक्य बौद्ध है, ये आप जान चुके, ठीक है। कौन है, कहते हैं अपने आप को अशोक स्वयं कहते हैं शाक्य बौद्ध, ठीक है, कब, राज्याभिषेक के दौरान, ठीक है, याद रखना। रजत रंगनी कल्हड़ के द्वारा लिखी गई है, आप जानते हैं। ये कहती है कि भैया जो अशोक है वो शैव धर्म के अनुयायी थे। क्यों अनुयायी थे, क्यों, क्योंकि ये देवान प्रियदर्शी अपने आप को कह रहे हैं देवों का प्यारा, जिसका अर्थ होता है देखने में सुंदर, ठीक है, जो कि शैव धर्म से संबंधित, और इसी कारण से इनमें हिंदू धर्म के में आस्था के संकेत मिलते हैं। देखो मैं आपको पहले भी अभी बोला हूं 5 मिनट पहले कि बौद्ध धर्म को अपनाया इन्होंने राज्याभिषेक के समय, लेकिन अन्य सभी विभिन्न धर्मों पर इनकी नीति जो रही वो सहिष्णु रही, ना कि उग्र नीति, ठीक है, इस बात को आपको याद रखना, ठीक। सिंगली अनुश्रुतियां बौद्ध धर्म से संबंधित है, जिसमें दीपवंश महावंश है, ठीक है। उसमें कहा, उनके अनुसार का अगर हम चर्चा करें तो वो कहती है कि अशोक ने अपने शासन के चौथे वर्ष में बड़े भाई सुमन पुत्र निग्रोध के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपना लिया था।
देखो यहाँ पे बहुत सारे मतभेद हैं। एक बात अपन को मालूम चल रही है कि शाक्त बौद्ध थे, उन्होंने अपने राज्याभिषेक में कह दिया। दूसरे बौद्ध धर्म से संबंधित खुद दीपवंश महावंश कह रहे हैं कि अपने शासन के चौथे वर्ष उन्होंने अपने बड़े भाई सुमन के पुत्र निग्रोध के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था। जितने जितने कॉन्फ्लिक्ट है ना बातों के, वो अपन को सब समझ में आ रहे हैं और अपन इससे एक कॉन्सेप्ट बिल्ड अपना कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आ जाती है। अब फाइनली अशोक तो बुद्ध धर्म को स्वीकार कर चुके थे, तो अशोक को किसने बौद्ध धर्म को अपनाने में मदद की या कौन उनके गुरु थे? तो उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु है। क्या नाम है इनका? उपगुप्त। उपगुप्त, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है पॉइंट आपको। ठीक है, उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की, ये बात आपको याद रखनी है। यह पॉइंट 3 हो गया। ठीक है, जो आपको बातें याद रखनी है, बकाया तो आपको कहानी के साथ साथ आपको याद होता जा रहा है। ठीक है, मैं आपको अभी तक कम से कम 4 बार बता चुका हूं ये बात कि बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद भी अशोक कैसे थे? सहिष्णु थे सभी धर्मों के प्रति। तो उसका एक प्रमाण और मिल रहा है कि बारवर की पहाड़ियों में अशोक ने 4 गुफाएं बनाई। किसके लिए बनाई थी? अजीवकों के लिए बनवाई थी। अजीवक कौन है? अजीवक एक धार्मिक संप्रदाय है, जिस तरह से अपनी विचारधारा, एक अपनी फिलॉसफी का संप्रदाय है। ठीक है, और जो आपने प्राचीन काल में धार्मिक इतिहास, आप जो लेक्चर देखेंगे हमारे वीडियो, उनमें हमने सभी बौद्ध धर्म, जैन धर्म, बैफलो धर्म, अजीवक, ठीक है, इन सभी के बारे में विस्तार से चर्चा की हुई है। ठीक है, आप इसके आगे के लेसन जो होंगे उसमें देखिएगा। ठीक है, तो अशोक ने अजीवकों के रहने हेतु भी बारवर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण किया, जिसमें से चारों के नाम क्या क्या हैं? इसमें चारों के नाम है लोमस ऋषि गुफा, ठीक है, लोमस ऋषि गुफा, कर्ण चौपार गुफा, ठीक है, और सुदामा गुफा, ठीक है, और एक है विश्व झोपड़ी। कौन सी है? विश्व झोपड़ी। तो ये 4 गुफाओं का निर्माण कराया था अशोक ने। इसके लिए अजीवक संप्रदाय के लिए। अशोक अपने शासन सत्ता में राज्याभिषेक के बाद अपने 10वें वर्ष सर्वप्रथम अशोक ने जब यात्रा प्रारंभ की तो बोध गया गया, जहां बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष वो लुम्बिनी गया, जहां भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। जब वो उस गांव पहुंचा तो उसने क्या किया? उसने वहां लुम्बिनी गांव का टैक्स फ्री कर दिया। ठीक है, टैक्स फ्री कर दिया उस गांव में। उसने कहा कि भैया इस लुम्बिनी गांव में कर मुक्त, कर टैक्स फ्री होगा, और केवल 1/18 भाग पर के रूप में कर देने की घोषणा की। मतलब बहुत माइनर सा कर दिया, टैक्सेशन एक प्रकार से 0 कर दिया। ठीक है, साथ में अशोक ने जब बौद्ध धर्म ग्रहण किया, उसके बाद उसने शिकार पर, ठीक है, शिकार पर रोक लगा दी पूर्ण रूप से, कि शिकार नहीं होगा। बिहार यात्राओं पर रोक, आखेड़ मतलब शिकार, ठीक है, बिहार यात्राओं पर रोक लगा दी। हाँ, इसके स्थान पर धर्म की यात्राएं प्रारंभ की। धार्मिक यात्राएं जो होंगी वो यात्राएं होंगी और उस पर टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, धार्मिक यात्राएं पे नैतिक मूल्यों पर, जो अशोक की अभी आप धर्म नीति पढ़ेंगे उसमें नैतिक मूल्यों की बात की गई। ठीक है, अशोक ने धर्म की यात्राएं प्रारंभ कर दी, और अशोक ने महात्मा बुद्ध के चरणों से पवित्र हुए स्थानों पर अशोक गया और उन स्थानों की पूजा की। अब यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है सभी बड़े एग्जामों के लिए, अशोक का जो यात्रा क्रम था वो क्या था? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से याद करिए, देखिएगा, बोध गया, कुशीनगर, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, सारनाथ और श्रावस्ती। ये क्रम था अशोक की यात्राओं। बोध गया, कुशीनगर, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, सारनाथ और श्रावस्ती। ठीक है,
इन चीजों को इस तो आप एक नोट जब यहाँ कर रहे हैं, मैंने आपको बताया कि अभी आपको 3 पॉइंट 4 पॉइंट आप ये हैं, वहीं पे ये अगला पॉइंट, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। जो मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, अशोक ने धम्म नीति बनाई अपनी, ठीक है। क्या है धम्म नीति इनकी? धम्म नीति इनकी ये है, देखो ये नैतिक उत्थान पर इन्होंने बात की है, ठीक है। अशोक की धम्म नीति क्या है कि नैतिक, जैसे कि धम्म मतलब धार्मिक कोई वो नहीं है प्रावधान की, आप सोचे कि कुछ धार्मिक इन्होंने नियम बना दिए होंगे, ठीक है। एक्चुअली में वो जो नियम थे वो नैतिक मूल्यों पर आधारित थे। और अशोक, मैं बार बार आपसे बात कर रहा हूँ, अशोक सहिष्णु रहा। सहिष्णु मतलब जो जो धर्म को आप मानते हैं, ठीक है, जो विचार आपके हैं, आप स्वतंत्र हैं उसको, ठीक है। अशोक का धर्म अब हम समझते हैं। आप देखो बेसिक बात समझ चुके हैं, तो आप धम्म जब पढ़ेंगे तो आप समझ के चलेंगे कि अशोक का कोई धर्म नहीं है, बस उसके विचार हैं, जो नैतिक विचार हैं, जिनको लागू करने की वो बात कर रहा है, ठीक है। अशोक ने अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए जिन नियमों को, संहिता का मतलब होता है एकत्रित करना, इकट्ठा करना, ठीक है। जिन नियमों को उसने संहिता प्रस्तुत की, उससे उसके अभिलेख में धम्म कहा गया। धम्म संस्कृत के धर्म का ही एक प्राकृतिक रूपांतरण है, या कह सकते हैं कि धम्म जो है धर्म से ही जुड़ा हुआ एक शब्द है, जिसको कहते हैं उस समय कौन सी भाषा थी? उस समय उस क्षेत्रीय भाषा थी पाली। जब भगवान बुद्ध अपने अपनी आइडियोलॉजी का प्रचार कर रहे थे, तो वो लोकल भाषा में प्रचार कर रहे थे, ठीक है। तो अब संस्कृत से पाली में धर्म को हो गया धम्म, ठीक है। अब और अगर इसकी बात के मूल की बात करें, तो आप ये अभी तक समझ चुके हैं कि अशोक जो है, अशोक का धम्म जो है वो नैतिक उत्थान का बात कर रहा है। और अशोक का धम्म की अगर मूल सिद्धांत की बात करें, बिल्कुल क्रक्स की, तो इसका क्रक्स था स्वनियंत्रण, अपने आप को सेल्फ कंट्रोल जिसको बोलते हैं हम, ठीक है। तो स्वनियंत्रण इसकी धम्म की मूल सिद्धांत है। अभी आप पढ़ के आए हैं कि अशोक ने ये इतनी सारी यात्राएं की, जहां जहां बुद्ध के चरण पड़े पड़े थे, बोध गया, कुशीनगर, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, सारनाथ, श्रावस्ती, इन सभी के बारे में जो अशोक का 8वां शिलालेख है ना, उसमें बातें वर्णित है। अभी हम सभी शिलालेखों को एक साथ पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप धीरे धीरे ये समझते जाएंगे। जैसे कि आपने अभी 13वां शिलालेख पढ़ा था, जिसमें कलिंग के युद्ध के बाद किस तरह से मन विचलित होता है अशोक का, इन सभी बातों का वर्णन था। और अशोक के धम्म की बात करें हम, तो अशोक के धम्म से ही हमें मालूम चलता है कि उसने प्रचार, नैतिक मूल्यों के प्रचार के लिए कुछ अधिकारियों को भी नियुक्त, जैसे कि रज्जुकों, प्रदेशिकों, युक्तों, ठीक है। और इनको ये आज्ञा दी गई थी कि प्रत्येक 5वें वर्ष में राज्यों में भ्रमण करें और जनता को धर्म उपदेश दें। जैसे कि आपको क्लास के इंट्रोडक्शन में ही मैंने बताया था कि अशोक ने अपने जो अधिकारी नियुक्त किए थे, और उनको कहता था कि प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक माह इन नैतिक मूल्यों का के बारे में आप मतलब प्रजा के बीच में जाइए, और इन नैतिक मूल्यों के आधार पर प्रजा चल रही है कि नहीं चल रही है। वहीं 5वें वर्ष में कहा था अशोक का जो नियम थे उसमें कि आप जनता के बीच में जाएंगे, धर्मोपदेश देंगे, ठीक है। और अभिलेखों में इसे अनुसंधान कहा गया, इस पूरी प्रोसेस को। अनुसंधान मतलब रिसर्च, कि भाई जाइए नैतिक मूल्यों के आधार पर शासन चल रहा है कि नहीं चल रहा। इसके साथ साथ अशोक ने अपने राज्य के साथ साथ अशोक ने देश के बाहर भी धर्म के प्रचार के लिए लोगों को नियुक्त किया, इसमें सीरिया, मिस्र, ग्रीस, श्रीलंका, इन अपने आसपास के जो जितने भी देश थे उस समय वहां पे अपने राजदूतों, जैसे कि आप जानेंगे कि उन्होंने अपनी पुत्री और पुत्र को श्रीलंका भेजा था, संघमित्रा को और तीरथ को, ठीक है। अभी आप आगे जानेंगे। अशोक का जो धम्म चक्र है उसमें से आप आज अशोक चक्र जो है हमारे इंडियन नेशनल फ्लैग में, उसमें से आप ये समझ सकते हैं जैसे क्या था धम्म नैतिक मूल्य में। आप इसी से अंदाजा लगा रहे होंगे नैतिक मूल्य तो क्या क्या होगा, लव, करेज, पेशेंस, पीस, ठीक है,
और गुडनेस, फेथ, जस्टिस, जो आज हमारे संविधान में हमें जान प्रस्तावना में हम समझते हैं, वो सब कहीं ना कहीं यहीं से तो फिलॉसफी आ रही है। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं, आप इसको देख सकते हैं। ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, ठीक है, ये सारी चीजें हैं, आप एक बार इनको देख लीजिएगा। ये एथिक्स के शब्दावली है। अब बात करेंगे हम अशोक के अभिलेख की, अशोक के धम्म के बाद। तो एक एक करके समझते हैं। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, अशोक के अभिलेखों को हम 3 भागों में बांटते हैं: शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने ही किया। अशोक के अभिलेख राज्यादेश या राज्य के आदेश के रूप में जारी होते थे, कि एक प्रकार से राजा ने अपनी प्रजा के लिए क्या किया है, आदेश दिया है। ये पहला शासक था जिन्होंने जनता को संबोधित किया, और ऐसे अभिलेखों के माध्यम से संबोधित किया जिसमें जनता को किस तरह से राजा के नियमों का पालन करना है, वो सब कुछ वर्णित था। इनको 3 भागों में बांट रहे हैं। शिलालेख बड़े हैं, या कह सकते हैं शिलालेखों को 2 भागों में बांटा है, एक बड़े शिलालेख, एक छोटे शिलालेख। इसके बाद आते हैं स्तंभलेख। स्तंभलेख भी 2 भागों में है, बड़े और छोटे, दीर्घ और लघु। और गुहालेख मतलब गुफाओं में उत्कीर्ण चित्र है, या गुफाओं में उत्कीर्ण बातें हैं। अब बात करें शिलालेखों में, तो अशोक के जो बृहद शिलालेख है वो 14 है। ये एक्चुअली में ये मुख्य है, इनको हमें 14 के 14 को हम समझेंगे। इस तरह से अशोक की लैंग्वेज थी उस समय पे। अशोक के अभिलेख जैसे ये देख रहे होंगे आप, छोटा सा अभिलेख है जो ये भाषा लिखी गई है। इसी को पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप साहब ने। ठीक है, ये वो भाषा नहीं है कि जो आप उसको आप पढ़ लो। ठीक है, जेम्स प्रिंसेप हैं, इनको याद रखना है आप। ठीक है, इनको याद रखना ही है। कौन कौन से हैं 14 अभिलेख, कहाँ से मिले हैं, किस प्रमुख शिलालेख, इन सभी के बारे में सारे के सारे प्रमुख शिलालेख हैं यहाँ पे। अभी फिर हम पढ़ते हैं एक। ठीक है, 14 को हमने यहाँ पे बांट दिया है, जो 14 है, लेकिन जो सारे के सारे प्रमुख हैं उनको हमने यहाँ पर रखा है। अभी हम एक कि कौन सा अभिलेख और हमें किस जगह से प्राप्त हुआ। ठीक है, तो इसको वीडियो को आप पॉज करके, या मुझसे मैं बोलता जा रहा हूँ आप सुनते जाइए, और इसके बाद में वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। ठीक है, तो शहबाजगढ़ी पेशावर में मिला, पेशावर पाकिस्तान का हिस्सा है वर्तमान में। मानसेहरा हजारा पाकिस्तान में। कालसी देहरादून उत्तराखंड। गिरनार जूनागढ़ गुजरात। धौली पुरी उड़ीसा। जौगढ़ गंजाम उड़ीसा। चोपारा थाने महाराष्ट्र। और मास्की रायचूर कर्नाटक। गुर्जरा दतिया मध्य प्रदेश, इंपॉर्टेंट है ये गुर्जरा, याद होगा, अशोक का नाम यहाँ वर्णित मिला था हमें। ब्रह्मगिरी मैसूर कर्नाटक। भ्राबू बैराट राजस्थान। अहरौरा मिर्जापुर उत्तर प्रदेश, इंपॉर्टेंट है। जाटिंग रामेश्वर कर्नाटक में है, ये जटिंग रामेश्वर कर्नाटक में है ये। और राजुल मडगिरी ये कुर्नूल आंध्र प्रदेश में है। चारोमारो मध्य प्रदेश में है। निटूर कर्नाटक में है। और उदेगोलम ये भी आपका बेल्लारी कर्नाटक में। ये प्रमुख स्थान शिलालेख है जो कि कहाँ कहाँ प्राप्त हो रहे हैं वो आपके नजरों के सामने है। तो वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट कर सकते हैं इसको। अशोक के लघु शिलालेख, स्तंभ लेख, जिनको दीर्घ और लघु बोल रहे हैं, जो गुहालेख है वो ब्राह्मी लिपि में है, ये बात आपको याद रखना। अशोक के लघु शिलालेख, स्तंभ लेख एवं गुहालेख की जो भाषा है वो ब्राह्मी लिपि। अशोक की केवल 2 अभिलेख ऐसे हैं जो जहां पे खरोष्टी लिपि हमें मिले। याद रखना है आपको, ब्राह्मी लिपि है अशोक के लघु शिलालेख, स्तंभ लेख, गुहालेखों की भाषा, लेकिन 2 हैं। कौन कौन से? एक है सहवाजगढ़ी और दूसरा है मानसेहरा। मानसेहरा इनमें कौन सी लिपि है? इनमें लिपि है खरोष्ठी। ये इंपॉर्टेंट बात है, आपको याद रखनी ही रखनी है। खरोष्ठी लिपि है, खरोष्ठी लिपि उर्दू की तरह लिखी जाती है। ठीक है, दाई से बाई की तरफ, बाई और
ये बातें आपको याद रखनी। अशोक के अधिकांश जो भूलेख, शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख हैं, ये किस भाषा का प्रयोग किया है? ब्राह्मी लिपि का है। जबकि अशोक के सहवाजगढ़ी और मानसेहरा अभिलेख है, वहां पे खरोष्टी लिपि का। अशोक के सभी अभिलेखों का विषय प्रशासनिक था, जबकि रोमेनदेही अभिलेख, जो कि सबसे छोटा अभिलेख भी है, उसका विषय आर्थिक था। अगला पॉइंट, अशोक के सभी अभिलेखों का विषय कैसा था? प्रशासनिक। लेकिन रोमेनदेही अभिलेख का विषय क्या है? आर्थिक है, और सबसे छोटा अभिलेख भी है रोमेनदेही। ठीक है। कौशाम्बी तथा प्रयाग के स्तंभ लेखों में अशोक की रानी कारूबाकी कारूबाकी के द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख है, और इसको हम रानी का अभिलेख। तो ये कुछ ऐसे नोट करके पॉइंट दिए गए हैं ताकि ये छूटे ना, क्योंकि ये क्या है ना कि कहीं डायरेक्ट उसमें मैच नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ ये एकदम एक प्रकार से वन लाइनर कुछ फैक्ट है जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्व रखते हैं। तो याद रखना, अगर क्वेश्चन बने रानी का अभिलेख कहाँ से संबंधित, तो याद रखिएगा कौशाम्बी और प्रयागराज के स्तंभ अभिलेखों। ठीक है। कौन सी रानी है? रानी है। ठीक है, ये शब्द आप हैं। मैं यहाँ पे इरेजर से थोड़ा सा साफ कर देता हूँ इसको, ताकि आप नोट करें। ओके, नहीं कई बार ऐसा होता है पीपीटी हैक कर जाती है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये साफ नहीं कर रहा है, चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़। हाँ। अशोक की राजकीय घोफड़ाएं जिन स्तंभों पर उत्कीर्ण की गई हैं, उन्हें साधारण तौर पर लघु स्तंभ लेख कहा जाता है। गुहालेख जो है वो धार्मिक सहिष्णुता का परिचायक। याद रखिएगा, अभी आपने पढ़ा था, अभी आपने जाना था, अशोक जो शिलालेख लिख रहे थे वो मोस्टली किस लिए लिख रहे थे? वो लिख रहे थे कि अशोक अपनी जो धार्मिक, जो राज्य को चलाने के लिए उपदेश है, वो लिखेंगे। लेकिन धार्मिक सहिष्णुता से संबंधित जो गुहालेख हैं, जो गुफाओं पे लेख लिखे गए हैं, वो धार्मिक सहिष्णुता से संबंधित सभी धर्मों के लिए और धार्मिक है। अब कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो अशोक से संबंधित हैं, और अशोक काल के ना होकर आगे आप मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत पढ़ेंगे तो उसमें ये लिंक अप होंगे। बस हम जब अशोक पढ़ रहे हैं तो साथ में इनको कंप्लीट करते हैं। अशोक के कुछ दो अभिलेख, अशोक के स्तंभ लेख थे जो कि मेरठ तथा टोपरा में उपलब्ध हुआ करते थे, या कहें कि वहां पे स्थित। तो फिरोज शाह तुगलक आप पढ़ेंगे तुगलक वंश में, ये इन मेरठ और टोपरा के अशोक स्तंभों को ये दिल्ली मंगवाए। ठीक है। इसके बाद मुगल काल आप जब पढ़ेंगे तो अकबर को पढ़ेंगे। ठीक है। तो अकबर के शासन काल में जहांगीर के द्वारा जो इलाहाबाद में स्तंभ है, कौशाम्बी में स्तंभ है, अभी आप पढ़ के आए, रानी का स्तंभ जैसे बोल रहे हैं, कारूबाकी का रानी का स्तंभ है, इसको ये इलाहाबाद के किले में रखवा देंगे। ठीक है। जो इलाहाबाद स्तंभ लेख जो कौशाम्बी में था पहले, इसको मंगवाएंगे और इलाहाबाद के किले में रखवा देंगे। ठीक है। कुछ बात करें और आगे, कराईकल, इनके बारे में आप जब दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ेंगे तब जानेंगे। तो रामपुरवा स्तंभ लेख जो कि चंपारण बिहार में स्थापित है, इसकी खोज 1872 में कराईकल ने की। ठीक है। इसी प्रकार बिहार के चंपारण में ही लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख है, यहाँ पे हमें मोर का चित्र प्राप्त होता है, और भारत में मोर की उपस्थिति प्राचीन भारत से लिंक अप करके जो आज आप देख रहे हैं कि हमारा जो राष्ट्रीय पक्षी है मोर, कहीं ना कहीं यहाँ से प्रभावित है। अशोक का सर ए कुन्हा जो कि कंधार अभिलेख है, ठीक है, वहां पे अभी आपने पढ़ा कि ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया मुख्य रूप से अभिलेखों में। ठीक है। और खरगोष्ठी लिपि का कर लिया उपयोग मानसेहरा में और सहवाजगढ़ी में।
लेकिन हमें अशोक का एक अभिलेख मिलता है जिसको सरेकुनह कंधार अभिलेख का नाम दिया गया है। इसमें ग्रीक और अरमाइक भाषाओं के बारे में भी मतलब जो अभिलेख लिखा है तो वो ग्रीक और अरमाइक भाषा में लिखा हुआ। तो कुछ कुछ जानकारी जो वन लाइनर थी उसको हमने यहाँ पे समझा। अब हम अशोक के जो 14 शिलालेख हैं उनमें क्या क्या बातें वर्णित हैं इनके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, फिर अशोक के उत्तराधिकारी के बारे में जानेंगे। फिर मौर्यकालीन साम्राज्य की हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें आप मौर्यकालीन साम्राज्य का प्रशासनिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, इन सभी के बारे में ये समझेंगे। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं अशोक के 14 जो शिलालेख है उनमें क्या क्या, किस में शिलालेख में क्या भाषा का के बारे में क्या लिखा है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें हम पहले अभिलेख की अशोक की। तो पहला अभिलेख अशोक का पशु बलि की निंदा और सभी मनुष्य मेरी संतान है, इस तरह की बात। तो आप समझ रहे हैं कि राज्य जो चल रहा है वो कितने नैतिक मूल्यों के आधार पर चल रहा है, जहाँ का राजा कह रहा है कि सभी मनुष्य जो है वो मेरी संतान। दूसरा नैतिक मूल्य इनके शिलालेख में लिखा है क्या, दूसरे शिलालेख में पशु चिकित्सा और मानव चिकित्सा के क्या इंतजाम किया जाए राज्य में। ठीक है, और लोक कल्याणकारी कार्य हो जिससे जनता जो है वो सुखीपूर्ण जीवन जी। ठीक है, और दूसरे अभिलेख में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी कि दक्षिण भारत के चोल, पांड्य, सती पुत्र और केरल पुत्र जिन्हें चेर कहते हैं इनके बारे में जानकारी मिलती। दूसरे शिलालेख, तीसरे शिलालेख में क्या जानकारी मिल रही है, तीसरे शिलालेख में जो अशोक के काल अधिकारी हुआ करते थे इनके बारे में जानकारी मिल रही है। और साथ में जानकारी मिल रही है कि प्रत्येक 5वें वर्ष में ये अधिकारी अपने क्षेत्र में जाएंगे और धार्मिक उपदेश देंगे। ठीक है, ये तीसरे शिलालेख में बात मालूम चल। वहीं 5वें शिलालेख में धम्म महामात्रों की नियुक्ति करेगा शासन। धम्म महामात्र कौन होंगे, जो नैतिक मूल्यों का प्रचार करेंगे, उनका रिसर्च करेंगे, उनका अनुसंधान करेंगे नैतिक मूल्य। 5वें शिलालेख से ही हमें मौर्यकालीन समाज में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख भी मिलता है। 7वें शिलालेख में सभी संप्रदायों के लिए, सभी धार्मिक संप्रदायों के लिए अशोक के शासन जो था वो कैसा था, सहिष्णुता। सभी धर्म के मानने वालों के, सभी विचार के मानने वालों को स्वतंत्र था। 8वें अभिलेख में सम्राट की धर्म यात्राओं का उल्लेख मिलता है। जैसा कि आपको मालूम है कि अशोक अपने शासन के 10वें वर्ष बोध गया जाते, ठीक है, 20वें वर्ष लुम्बिनी जाते हैं। तो इन धार्मिक यात्राओं का उल्लेख हमें कहाँ मिल रहा है, हमें 8वें शिलालेख। 9वें शिलालेख में हमें धम्म समारोह की चर्चा मिल रही है। नैतिक मूल्यों के जो धम्म की स्थापना की अशोक ने, उस नैतिक मूल्यों पर चर्चा की बात हमें 9वें शिलालेख में। सच्ची भेंट व शिष्टाचार का भी उल्लेख हमें 9वें शिलालेख। 11वें शिलालेख में हमें धम्म नीति की व्याख्या मिलेगी, नैतिक पॉलिसी क्या क्या थी क्या मिलती है। 12वें शिलालेख में फिर से सर्व धर्म समभाव की बात मिलती और स्त्री महामात्र की बात की चर्चा चलती है। तो इसका मतलब समझ सकते हैं कि अशोक के काल में स्त्रियों की भी महत्व समाज में उस समय, जैसे आपने उत्तर वैदिक काल में देखा स्त्रियों की स्थिति दिन पे दिन गिरती जा रही थी, यहाँ पे महामात्र की चर्चा में स्त्री का होना ये बताता है कि अशोक के शासन में महिलाओं की स्थिति थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि आपको याद करना ही करना है 13वां शिलालेख। यही इसी 13वें शिलालेख में कलिंग के युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, और उस समय कौन कौन से पड़ोसी राज्य थे इनके बारे में भी जानकारी मिलती है। अपराध करने वाली आठविक जातियों के बारे में भी जानकारी मिलती है। आठविक जातियों के बारे में अभी हम आप जो अगला लेसन पढ़ेंगे जिसमें राजनीतिक मौर्य समाज में राजनीतिक स्थिति के बारे में बात करेंगे उस दौरान
ठीक है। चौथा शिलालेख, सॉरी 14वां शिलालेख और अंतिम शिलालेख है, जो बताता है अशोक अपनी जनता से अपील करता है धार्मिक जीवन बिताने। और इस शिलालेख 14वें शिलालेख में ये सारी किस तरह से धार्मिक जीवन बिताएं इसके बारे में भी उल्लेख कर। अब अगली स्लाइड हमारी बताती है अशोक के समय पे, अशोक के शासन के दौरान प्रमुख रूप से जो जो प्रांत थे और उनकी प्रांतों की राजधानियां थी, इसके बारे में हम जानेंगे। और इस वीडियो को यहीं पे फिर रोकेंगे और फिर इसके बाद हम मौर्य साम्राज्य का प्रशासन के बारे में अगला वीडियो लेके आए। तो कौन कौन से प्रांत थे? उत्तरापथ, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। अवंती राष्ट्र उज्जैनी, ये वही है जहां अशोक राज्यपाल थे यहाँ के पहले। ठीक है। कलिंग प्रांत मालूम है 13वां अभिलेख में, वहां से जीता था इन्होंने। कोसली राजधानी थी। दक्षिणापथ स्वर्णगिरी और प्राची जो मध्य क्षेत्र था, इसकी राजधानी। तो अशोक के समय पे आपने 5 प्रांत देखे। और इनके शासन की, इनकी राजधानियों को कौन चला रहा होगा? इनकी राजधानियों को मोस्टली राज्यपाल चला रहे हैं। राज्यपाल कौन है? राज्यपाल राजधर्म से संबंधित पालन करने वाले राजाओं के पुत्र हैं, अशोक के पुत्र होंगे। ठीक है, इनके बारे में आप समझेंगे या महामात्र होंगे। ठीक है, अब अगला, चलो इसको ऐसा करते हैं, अशोक के उत्तराधिकारी को भी समाप्त करते हैं। ठीक है, मतलब फिर अशोक के प्रशासन व्यवस्था पे, प्रशासनिक व्यवस्था पे अगला लेक्चर। तो अशोक के उत्तराधिकारी की बात कर ले तो अशोक की मृत्यु होती है 232 ईसा पूर्व में। और एक लघु स्तंभ है, उससे मालूम चलता है कि केवल एक पुत्र तीवर है इनके, ऐसा उल्लेख मिलता है। लेकिन आप इतिहास में अभी जब धार्मिक स्थिति पढ़ेंगे अशोक, तब धार्मिक जीवन पढ़ेंगे, तब आप समझेंगे किस तरह से उन्हें संघमित्रा को, पुत्री भी है, भेज रहे हैं वो श्रीलंका प्रचार के लिए अपने धर्म की नीति का। ठीक है, तो लेकिन हमें जो सोर्स हमें मिल रहे हैं उसके आधार पर हम, तो एक लघु लेख है, उसमें मालूम चलता है कि एक पुत्र तीवर है, और जबकि अन्य स्रोत है जो कि शांत है। पुराण जो है वो उल्लेख कर रहे हैं कि इनके पुत्र थे दशरथ, ठीक है, जिसके पुरातात्विक साक्ष्य भी प्राप्त है। और दशरथ ने 8 वर्षों तक शासन किया था अशोक की मृत्यु के बाद, या कहें कि उत्तराधिकार प्राप्त करने के बाद। इन्होंने भी अशोक की तरह देवान प्रिय की उपाधि धारण की थी दशरथ ने। क्वेश्चन बन सकता है कि मौर्य काल में दूसरी बार देवा नाम प्रिय की उपाधि किसने धारण की? तो ये दशरथ है। ठीक है, और इन्होंने साथ में दशरथ ने क्या किया था? इन्होंने अजीवक संप्रदाय के लिए भी कुछ गुफाएं, कुछ साधुओं के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया। और अगर बात करें अशोक के या मौर्य काल के अंतिम शासक की, एक व्यक्ति हुए जिनका नाम था वृद्धरथ। ये सत्ता में आए, अंतिम मौर्य राज्य है ये, सम्राट है ये। इनके सेनापति थे पुष्यमित्र शुंग। वृद्धरथ जब सेना का निरीक्षण कर रहे थे उस समय धोखे में इनकी हत्या कर दी जाती है पुष्यमित्र शुंग के द्वारा, और यही मौर्य साम्राज्य जो है वो समाप्त होता है और शुंग वंश की स्थापना होती है और शुंग वंश प्रारंभ होता है। ठीक है, ये कुछ ब्रीफ में मैंने आपको बातें मत बोल दी, और कुछ अब स्लाइड में अगर कुछ फैक्ट हमारा छूटा होगा तो हम देख लेते हैं। हाँ, आजीवकों के लिए, जो आजीवक संप्रदाय के लिए जो दशरथ ने जो गुफाएं बनाई थी वो कहाँ बनवाई थी? तो वो नागार्जुन की पहाड़ी में बनवाई। ठीक है, बिहार प्रांत के गया जिले में स्थित नागार्जुन पहाड़ी पर आजीवक संप्रदाय के लिए साधुओं के निवास स्थान 3 गुफाएं थी, और कुछ ऐसा फैक्ट स्लाइड पे छूटा नहीं है। ठीक है, तो थैंक यू। लेंगे हम आपसे अगले वीडियो में, जिसमें अब हम मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक, राजनीतिक, आर्थिक व्यवस्था, ठीक है, प्रशासनिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, इन सभी बात पर। ठीक है, फिर यहीं पे रोकते हैं वीडियो को।